प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास रेवाड़ी हरियाणा से। इनके पिता ने इनकी कुंडली भेजी है और प्रश्न सामान्यतया स्वास्थ्य और करियर को लेकर के ज़्यादा है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये कुंडली वृश्चिक लग्न की बनी है और वृश्चिक लग्न के लोग शासन और प्रशासन में बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले होते हैं। सबसे पहले मैं इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय कराऊंगा। पंचांग शोधन व्यक्ति के सफलता का पैमाना तय करता है। जब आप पंचांग, कहा गया है ज्योतिष में, त्रुटि से लेकर के प्रलय तक की जहाँ गणना होती है वो ज्योतिष शास्त्र है। त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना, है ना। जिस शास्त्र में संपूर्ण विधि से युक्त होकर के पंचांग का अध्ययन किया जाता है उसे ही ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। जहाँ बीज कब वपन किया जाएगा, गर्भाधान कब होगा, बादल कब बरसेंगे, मौसम कब करवट बदलेगा, दुकान कब खुलेगी, यज्ञ कब होंगे, अनुष्ठान कब करना शुभ होगा, प्रतिष्ठा मूर्तियों में कब करनी चाहिए, दुरागमन कब होगा, विवाह मुहूर्त कब है, ये इन सभी विषयों का जहाँ विचार किया जाता है, ये समग्र रूप से ऐसे ज्योतिष शास्त्र इसे कहा गया है। और इसकी महिमा बढ़ती ही जा रही है और इसमें मतभेद भी बढ़ते जा रहे हैं। आइए, सबसे पहले तो ये बात है, जन्म होता है जातिका का पौष माह में। पौष माह में जन्मे लोग जो होते हैं वो एक बार में बहुत सारा काम करने वाले होते हैं। उत्तरायण में सारे के सारे शुभ ग्रहों का बल बढ़ता है, मतलब गुरु, बुध, शुक्र और चंद्रमा, और इसके साथ साथ सूर्यदेव, ये सब इनका बल बढ़ जाता है और ये बलवान साबित हो जाते हैं या बलवान हो जाते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। शिशिर ऋतु पर शनि का प्रभाव होता है, जिसके कारण कभी कभी कारोबार में रुकावटों का सामना करना पड़ता है या व्यक्ति कभी कभी आलस्य के चपेट में भी आता है। जन्म हुआ है मंगलवार को। अब इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती कि जन्म कुंडली के लग्नेश भी मंगल और वारेश भी मंगल। तो मैं ये बोल रहा था कि वार के अधिपति जन्म कुंडली में मंगल देव होते हैं और वही लग्नेश भी हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति की कुंडली में मंगल देव का बलवान होना अत्यंत आवश्यक होगा। और सामान्यतया वो लगभग ठीक ठाक हैं। कन्या राशि के मंगल देव वैसे उतने अच्छे होते नहीं हैं, पर फिर भी ठीक होंगे क्योंकि उनके ऊपर किसी भी पापग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। केतु उनके मित्र होते हैं, इस वजह से वहाँ पे कोई विशेष असर नहीं होगा उनके नेगेटिव परिणाम में। शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि के चंद्रमा, और शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि के चंद्रमा जातक को स्वरूप वाला बनाते हैं, बुद्धि वाला बनाते हैं, सुयोग्य बनाते हैं, समाज के प्रत्येक वर्ग को और प्रत्येक व्यक्ति के लिए अच्छा सोचने और विचारने वाला बनाते हैं। यहाँ आपके पास धन, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, आपका पद, आपके पद की गरिमा और आपका धन सदैव आपके पास रहता है। शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि के जो चंद्रमा होते हैं वो व्यक्ति को पूर्णेंदु बनाते हैं, मतलब उसके पास जीवन में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं रहेगा जो वो सोच रहा है और उसके पास वो नहीं है। मतलब ये बहुत अच्छी बात है। कृतिका नक्षत्र पे सूर्य का असर होता है। ओम अग्नये नमः, ओम अग्नये नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। गुलाब के पौधे की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए। यज्ञदान, पूजा पाठ आदि करना चाहिए। सूर्यवार यानी कि रविवार को व्रत रखना चाहिए। साध्य योग में जन्मे लोग किसी न किसी तरीके से जो भी काम उन्हें दिया जाता है, जो भी जिम्मेदारी और जो लक्ष्य उनका होता है, वो उसे प्राप्त कर लेते हैं। इतना ही नहीं, ये कृतिका नक्षत्र में जन्मे होने से व्यक्ति को छोटी मोटी बीमारियां, ताप संताप की बीमारियां लगती हैं, जैसे बुखार, जलन, आँखों की समस्या, आँखों में जलन, ऐसे इस तरीके की समस्या आती है। कई बार बीपी बढ़ जाना, इसका भी खतरा देखा जाता है। वैश्य वर्ण और राक्षस गण होगा। वैश्य वर्ण और राक्षस गण के कारण व्यक्ति में रजस तत्व की प्रधानता होगी
और तमस तत्व की भी प्रधानता होगी। और रजस तत्व और तमस तत्व की प्रधानता के कारण व्यक्ति शौकीन मिजाज वाला, भौतिकीय संसाधन से अपने आप को इकट्ठा करके रखने वाला, इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। आगे इनकी कुंडली में मैंने पंचांग साहब का परिचय तो करा दिया, जिसमें सबसे अच्छी बात रही कि चंद्रमा इनकी कुंडली में पापक ग्रह नहीं है, शुभ ग्रह हैं और वो लगभग बहुत अच्छे बैठे हैं। शास्त्रकार लिखते हैं, मैंने ये बात बहुत बार कही है, श्लोक आप लोगों को लगभग याद भी हो गया होगा। आश्रित्य चंद्रस्य बला बलानी ग्रहा प्रयक्षन्तु शुभा शुभानि। चंद्रमा पे सारे ग्रहों का बल आश्रित होता है और जब जन्म कुंडली में चंद्रमा व्यवस्थित हों, बहुत मजबूत बैठे हों, उच्च के हों और बहुत बेहतरीन स्थिति में बैठे हों, तो गड़बड़ नहीं होने देते और व्यक्ति के पद वृद्धि के साथ साथ दाम्पत्य, परिवार, संतान और जीवन के समस्त सुख होने के साथ साथ, प्राप्त होने के साथ साथ सौभाग्यशालिता का वर भी दे देते। तो इस कुंडली की सबसे अच्छी बात है। इस कुंडली की सबसे अच्छी बात और क्या है कि चंद्रमा के शुभग्रह हो जाने से और केंद्र में गुरु धनेश होकर के बैठे होने से व्यक्ति को माता पिता, अपने से बड़े लोगों से धन की प्राप्ति होती रहती है। उसको बहुत ज़्यादा घर्षण नहीं करना पड़ता है और गज केसरी योग यहाँ संपूर्ण 100% फल देगा। इसके कारण व्यक्ति के जीवन में पद और प्रतिष्ठा बनी की बनी रहती है। वो कभी भी धनहीन नहीं रहता है या धनवान होने के बाद आगे ही बढ़ता रहता है, वो नीचे नहीं आता। अब मैं आपका ध्यान लग्न कुंडली और नवांश कुंडली के साथ साथ दशमांशा कुंडली में बैठे ग्रहों पे लेके आता हूँ कि बस सिंपल से इतना समझा दूँ ताकि आपके पास जो आपकी कुंडली है या नहीं है तो आप उसमें एक समझ सके कि यहाँ कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं और इसमें ज़रा भी कोई कन्फ्यूज़न मत रखिएगा। कई बार ऑनलाइन सॉफ्टवेयर वाली जो कुंडलियाँ होती हैं उसमें थोड़ी गड़बड़ी भी होती है, कुछ उल्टी पुल्टी चीज़ें भी दिखाई देती हैं। आजकल तो बहुत साधारणतया सभी लोग अपनी कुंडली निकाल लेते हैं, पर उसमें बहुत सारी कुंडलियाँ लगभग गलत ही निकल जाती। तो मैं आपको इस पे आपका ध्यान लेके आ जाता हूँ, जिसमें लग्न बना है 3 अंश का, जो बाल्यावस्था का लग्न है। अनुराधा नक्षत्र का लग्न बना है, जबकि चंद्रमा जन्म के समय पे कृतिका नक्षत्र में थे। सूर्य की दशा जातक को जन्म के समय पे चली थी। बुध लग्न में 24 अंश के बैठे हैं, अपने ही नक्षत्र में है, ज्येष्ठा नक्षत्र में। द्वितीय भाव में 14 अंश 10 कला के साथ पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में सूर्य बैठे हैं। और शुक्र के साथ अगर नहीं बैठे होते तो थोड़ी गड़बड़ी होती। और शुक्र जो बैठे हैं वो उत्तराषाढ़ा में बैठे हैं। थोड़ा अजीब बात है ये, पर बहुत अच्छी बात है कि सूर्य शुक्र की राशि में बैठे हैं और शुक्र सूर्य की राशि में। तो ये जो दोनों ग्रह हैं इनकी प्रवृत्ति मैच नहीं करती है। जहाँ सूर्य पराक्रमी बनाते हैं वही शुक्र भोगी प्रवृत्ति का बनाते हैं। लेकिन ये दोनों व्यक्तित्व जो है दोनों ग्रहों का वो थोड़ा मेल नहीं खाता। इस वजह से ये दोनों शत्रुता भी रखते हैं। पर सामान्यतया जब दो आपस में शत्रु ग्रह एक दूसरे के साथ किसी भी प्रकार के संबंध में जाते हैं, अन्योन्याश्रय या नक्षत्र का परिवर्तन करते हों या राशि का परिवर्तन करते हों, तो वो महान मित्र बन जाते हैं और फिर वो उस भाव का संपूर्ण फल जातक को देने लगते हैं। इसका सीधा और स्पष्ट उत्तर ये निकलेगा कि व्यक्ति को अपने पिता से, पैतृक संपत्ति से, कुटुंब से और उसके दाम्पत्य में लंबाई, ऊंचाई, जो संबंधों की ऊंचाइयाँ होती हैं वो बड़ी प्रगाढ़ और मजबूत होती हैं। शुक्र 28 अंश के बैठे हैं और वहाँ वो व्यक्ति को अनुभवी भी बना रहे हैं। कई बार नेत्र से संबंधित समस्या और पेट से संबंधित समस्याएं ये शुक्र और सूर्य एक साथ आते हैं तो देते हैं और व्यक्ति के विचारों को कन्फ्यूजन में भी रखते हैं। जहाँ व्यक्ति अपने करियर को लेकर के, अपने निर्णय को लेकर के, मित्रों को लेकर के थोड़ा कन्फ्यूजन में रहता है। तीसरे भाव में 29 अंश 15 कला के राहु केतु बैठे हैं धनिष्ठा नक्षत्र में और चित्रा नक्षत्र के मंगल स्वग्रही हैं। इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये ठीक है। गुरु 27 अंश के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हैं और अपने नक्षत्र में बैठे होने के कारण उनको बलवान माना जाएगा। साथ ही साथ उनके ऊपर किसी भी पापक ग्रह की कोई दृष्टि वैसे नहीं है। इस वजह से गुरु यहाँ पे अक्षुण परिणाम करेंगे और जातक को लाभान्वित करेंगे। भवन, भूमि, वाहन आदि, संतान, दाम्पत्य, विचार और यशस्विता का वर देंगे। पंचम भाव के स्वामी होकर के देवगुरु बृहस्पति का चतुर्थ स्थान में केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाना, बुध, चंद्रमा और गुरु का तीनों ग्रह का एक साथ केंद्र में होना कुंडली को अत्यंत श्रेष्ठ बना देते हैं और कुंडली के संघर्षों को कम भी करते हैं। जबकि पंचम भाव के अधिपति गुरु अगर चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो ये अपने आप में एक महान राजयोग बनेगा और जातक को लाभान्वित करने के लिए अपनी दशा काल में बहुत सारे सहयोगों को प्राप्त कराने वाला भी होगा। छठे स्थान में नीच के शनि देव का नीच भंग मंगल की दृष्टि के कारण हो रहा है। हालांकि सामान्य नीच भंग उसे कहेंगे,
क्योंकि नीच भंग जो ग्रह कर रहा है वो स्वतः कन्या राशि में बैठा हुआ है, बहुत अच्छा वहाँ पे वो परिणाम नहीं करता है। इस वजह से यहाँ पे शनिदेव अश्विनी नक्षत्र के बैठे हैं, मेष राशि में 2 अंश 55 कला के हैं और केतु को देख रहे हैं। तो जन्म कुंडली के तीसरे भाव पे शनि और केतु की दृष्टि के कारण जातक कई बार भाई बहनों से उतने मतभेद में रहता है, या वक्त के हिसाब से भाई बहनों से संबंधों में कमजोरी या मजबूती बदलती रहती है, और पराक्रमी होता है। अपने संपूर्ण कार्य को जब तक वो सफल ना कर दे तब तक उसे किसी भी तरीके से किसी को बताना नहीं चाहिए। नौकर चाकर, भाई बहन, सगे संबंधी, कलीग वगैरह, इन लोगों से संबंध बहुत लंबे ना चले, या नौकरी में अगर स्थिरता नहीं रहे, स्वास्थ्य में अगर डिग्रेडेशन होता रहे, वातजनित समस्या अगर पेट में बन रही है, तो ये नीच के शनि का असर होगा, जो कभी कभी ठीक होंगे तो मंगल की दशा में या गुरु की दशा में ठीक होंगे। पंचम स्थान के बाद छठा और सातवां स्थान, जो जन्म कुंडली का चंद्रमा वहाँ बैठे हैं 0 अंश के कृतिका नक्षत्र में, उच्च के बैठे हैं और गुरु से केंद्र में है। इस वजह से मैं इन्हें बहुत अच्छा कहूँगा, और ये जातक और जातिका को बहुत बेहतर परिणाम में ले जाने वाला बना रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि चंद्रमा अगर उच्च के हैं तो व्यक्ति संतति वाला, सौभाग्यशालिता का वर प्राप्त होने वाला, जिसके पास है, पति को श्रेष्ठ आयु देने वाला, पत्नी को अच्छी दाम्पत्य की स्थिति में ले जाने वाला, ये बहुत अच्छा है। और विवाह के बाद कुंडली प्रोग्रेसिव भी हो जाती है। कृतिका नक्षत्र पे सूर्य का प्रभाव होता है, सूर्य द्वितीय भाव में बैठे हैं और पहले से ही वो परिवर्तन में है। इस वजह से यहाँ पे चंद्रमा, सूर्य, मंगल और गुरु बहुत ही अच्छे परिणाम करने वाले ग्रह बन रहे हैं। थोड़ी बहुत कमजोरी यहाँ पे शुक्र के कारण और शनि के कारण देखने को मिलती है, जो कि इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे होते भी नहीं हैं। अष्टम भाव के स्वामी का लग्न में बैठना व्यक्ति को कई तरीके से बहुत सारे विचारों में डालने वाला, भयाक्रांत रखने वाला और थोड़ा सतर्क रहने को सूचित करता है कि आप सतर्क रहें दुश्मनों से, पत्थरबाजों से, गलत दृष्टि से जो देखते हैं उनसे, सिंह और हथियार वाले लोगों से। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए। दिमाग को वहीं लगाना है जहाँ पे आवश्यकता है, जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। नवम स्थान के राहु व्यक्ति को धार्मिक बनाते हैं और कट्टर धार्मिक बनाते हैं। जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति इस कुंडली का योग कारक, राजयोग कारक ग्रह चंद्रमा उच्च का हो जाए तो व्यक्ति की कुंडली में राहु भी बलवान होंगे और अपनी दशा काल में व्यक्ति को आक्रामक रवैया के साथ मजबूत और इच्छा शक्ति श्रेष्ठ संपन्न बनाने के साथ साथ व्यक्ति को श्रेष्ठ लाभ देते हैं। इसका अर्थ होगा कि यहाँ पे राहु देव बहुत अच्छे बैठे हैं। आपको राहु की दशा में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अंतर प्रत्यंतर में जब कभी शनि या मंगल आएंगे तो थोड़ा बहुत असर उनका रहता है, जो स्वास्थ्य के मामले में और कई बार करियर को लेकर के कंफ्यूज करता है। बाकी इस कुंडली में दशम स्थान का प्रभाव बहुत अच्छा बना हुआ है। आप अगर कार्य क्षेत्र में उतरेंगे तो आपके पास काम करने को हमेशा रहेगा, आप कभी भी खाली और बेरोजगार नहीं रहेंगे। एकादशवें भाव में 23 अंश 31 कला के चित्रा नक्षत्र के मंगल बैठे हैं, कन्या राशि में वो नक्षत्र पड़ता है। इस वजह से यहाँ पे मंगलदेव कई बार आपको लालची और उत्कंठा से युक्त जिज्ञासु प्रवृत्ति का बनाते हैं। ये इतनी सारी चीज़ें लग्न कुंडली में हैं। अब नवांश चक्र पे आपका ध्यान लेके आता हूँ। नवांश चक्र की जो बात है उसको ज़रा ध्यान से समझें तो केंद्र में दशम स्थान के अधिपति यहाँ पे लग्नेश बन रहे हैं और दोनों मित्र एक साथ बैठे हैं। लाभेश सप्तम में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं और पंचम भाव के स्वामी एकादशवें में बैठ करके पंचम को देख रहे हैं। दशम भाव के स्वामी का पंचम में बैठना और पंचम के स्वामी का एकादशवें में बैठना, लग्नेश और चतुर्थेश का लग्न में बैठना और नीच के शनि का नीच भंग सूर्य और मंगल के द्वारा करना, ये दाम्पत्य की मजबूती और स्थिरता को दिखाते हैं। कभी कभी जो कम्युनिकेशन गैप पति पत्नी में होगा या जो मिसबिहेव होगा वो इन शनि के कारण होगा, और जो आपके दाम्पत्य को बचाएंगे वो देवगुरु बृहस्पति और बुध बचाएंगे। सामने वाला जो होगा वो बड़ा ही मजबूत होगा, अच्छे मानसिकता का होगा, स्थिर बुद्धि का होगा, नौकरी करने वाला होगा, सरकारी शिक्षकीय योगों से युक्त व्यक्ति हो सकता है। विवाह धनु राशि धनु लग्न, उसके साथ वृष राशि वृष लग्न और इसके साथ मीन राशि मीन लग्न के जातकों से विवाह हो सकता है। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात कर दूं तो हमें कम्युनिकेशन पे ज़्यादा फोकस बढ़ाने की आवश्यकता होगी। तो मैं बात कर रहा था नवांश चक्र की। नवांश चक्र में जो केंद्र में राशि बनी है और जो यहाँ केंद्र में राशियाँ बनी हैं वो दोनों एक ही हैं, जैसे 2, 5, 8, 11, 2, 5, 8, 11। इसका अर्थ ये है, और इस कुंडली के जो योग कारक ग्रह हैं वो सूर्य और मंगल
और साथ ही साथ ये दोनों ग्रह जन्म कुंडली में, उसके बाद गुरु जो पंचमेश होते हैं वो पंचम को देख रहे हैं। तो ये जो स्थिति नवांश कुंडली की बनी है, ये व्यक्ति के कुंडली को प्रोग्रेसिव बना रही है। दशमांशा चक्र में भी इस कुंडली के दशम भाव के स्वामी ही यहाँ के लग्नेश बनते हैं। और जरा ध्यान से देखिए तो यहाँ पे दशम स्थान यानी कि कर्म क्षेत्र वाले भाव में 5 नंबर लिखा है, और कर्म क्षेत्र के लिए दशमांशा चक्र देखा जाता है। यहाँ का कर्मेश, यहाँ का लग्नेश हो रहा है। और यहाँ के अधिपति होकर के देखिए जरा तो सूर्य उच्च के बैठे हैं, जिन्होंने शनि का नीच भंग किया है। बुध नीच के हैं यहाँ पे, और बुध यहाँ पे नीचाभिलाषी हैं, और यहाँ पे बुध वृश्चिक राशि में बैठे हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए बुध एकादशवें के साथ साथ अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। यहाँ पे वो एकादशवें के साथ साथ द्वितीय भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में बैठे हैं, और यहाँ पे वो एकादशवें के साथ साथ द्वितीय के स्वामी होकर के नीच के बैठे हैं। मतलब इस कुंडली में बुध को कमज़ोर होना चाहिए, और वो हर जगह कमज़ोर बैठे हैं, और वो अच्छे नहीं हैं। मतलब एक अच्छा ग्रह अगर कमज़ोर होता है तो कुंडली को इफेक्ट करता है, लेकिन एक जन्म कुंडली का अच्छा ग्रह नहीं है। जैसे वृश्चिक लग्न की कुंडली में बुध अच्छे नहीं होते, वो पापी ग्रह होते हैं। और अगर वो डिग्रेडेशन में जा रहे हैं, नीच के हैं, नीचाभिलाषी हैं, वृश्चिक राशि में बैठे, हालांकि यहाँ पे लग्न में वो बहुत अच्छी स्थिति में हो जाते हैं। शुक्रोदश सहस्त्राणी बुद्धोदश शतानी च, 1000 दोषों का समन कर देते हैं, और राहु के दोषों का भी समन कर देते हैं। राहु दोषो बुद्धो हन्यात, राहु के दोषों का भी बुद्ध हनन कर देते हैं। तो जो कुछ राहु को यहाँ दोष मिल रहा था वो बुद्ध के केंद्र में होने के कारण कट रहा है, और यहाँ बुद्ध को कमज़ोर होना चाहिए था, और वो जातक की कुंडली में कमज़ोर हैं। मतलब ये जातक के लिए बेनिफिशियल है। गुरु का केंद्र में होना, शुक्र नीच के हैं, मतलब व्यक्ति अनुभवों के साथ धन कमाएगा, और सप्तम स्थान के अधिपति नीच के हैं, इस वजह से कारोबार में दिनचर्या पे ध्यान देना होगा। लगाने के लिए पैसे कई बार नहीं रहेंगे व्यापार में, लेकिन नौकरी बहुत अच्छी चलेगी। मंगल और राहु पंचम भाव में बैठे हैं, इसके अधिपति जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान में, तो चतुर्थेश पंचम में, मंगल की राशि में गुरु और गुरु की राशि में मंगल। ये जो स्थिति बनी है ये व्यक्ति को यश, मान, पद, प्रतिष्ठा और थोड़े बहुत संघर्षों के साथ जीवन को लाभान्वित करने वाली बन रही है। नवांश चक्र में मंगल और सूर्य लग्न में मघा नक्षत्र के बैठे हैं, केतुदेव चित्रा नक्षत्र में, मित्र के नक्षत्र में, और सप्तम भाव पे लग्न का सप्तम भाव पे गुरु की दृष्टि, शुक्र पे गुरु की दृष्टि, ये विवाह को अनुभव से युक्त रखता है, पति धार्मिक मिलता है, और वो स्थिर मानसिकता का मिलता है, मतलब गड़बड़ नहीं है। यहाँ पे चंद्रमा विवाह में स्थिरता देंगे, और विवाह को कोर्ट केस कचहरी में नहीं लेके जाएंगे। यहाँ राहु थोड़े बहुत कभी कभी स्वास्थ्य में परेशानी देंगे और मानसिक रूप से चिंतित करेंगे। सूर्य मंगल लग्न में और गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पे, सूर्य मंगल चरित्रवान पति मिलने का योग। बुध यहाँ सप्तम भाव में बैठे हैं अभेश होकर के, इस वजह से उनके साथ जुड़ने के बाद बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति विवाह के बाद होती है, जैसे आभूषण की प्राप्ति, सुंदर वस्त्र, और जगहों पे घूमना, बहुत सारी जगहों को जानना, विदेश की यात्राएं करना, ये सब विवाह के बाद होते देखा जाता है। दशमांशा चक्र में गुरु अगर केंद्र में नहीं होते और गुरु और मंगल का आपस में परिवर्तन नहीं होता तो करियर और भी ज़्यादा कमज़ोर होता है, लेकिन गुरु केंद्र में है, इस वजह से संभाल रहे हैं। द्वितीय भाव में नीच के शुक्र कई बार व्यक्ति के कारोबार में जो स्थिरता मिलनी चाहिए या जो परिणाम मिल जाना चाहिए उसमें गड़बड़ी दिखाते हैं। यह आपकी कुंडली के लग्न, नवांश और दशमांशा चक्र की स्थिति है। अब मैं आपका ध्यान आपकी कुंडली के अष्टक वर्ग पे ले आता हूँ। अष्टक वर्ग के आधार पर हमें क्या ध्यान देना है? हमें अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, क्योंकि बुध जब वृश्चिक राशि में जाते हैं और ज्येष्ठा नक्षत्र में तो कई बार वात, पित्त और कफ तीनों को इरेगुलर करते हैं। लग्न में बुध और गुरु और चंद्रमा का प्रभाव व्यक्ति को यशस्वी, धार्मिक और ज्ञानी बनाने के साथ साथ बुद्धिमान बनाता है। हमें हमारे वाणी पे भी संयम बरतने की आवश्यकता है। अष्टक वर्ग के आधार पर वाणी पे नियमित रूप से काम करने की आवश्यकता, एजिटेशन ना हो इसका ध्यान रखना होगा। हमारे संबंध आगे बढ़ें और नित्य निरंतर हमारे मित्र प्रगाढ़ता से हमें उनका सहयोग मिलता रहे, इसका ध्यान रखना होगा। पराक्रम लगभग ठीक है, बस उस पराक्रम पे विश्वास रखना है और जो आप कर रहे हैं उस पे विश्वास रखना है, क्योंकि केतु कई बार वहाँ पे भ्रम जैसा प्रभाव देने लगते हैं। भवन, भूमि, वाहन आदि में कभी कभी कमजोरी हो सकती है। हालांकि यहाँ पे जो शनि और गुरु का संबंध बन रहा है, मतलब गुरु की राशि, जो गुरु बैठे हैं चतुर्थ भाव, पंचम भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ में,
और यहाँ पे पंचम भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ में, यहाँ पे पंचम भाव के स्वामी होकर, ये बहुत अच्छी स्थिति है। और जो छठे भाव में बैठे हैं चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के शनि, ये सरकारी नौकरी का योग बनाते हैं। तो चंद्रमा पहले ही पक्ष से बलवान, लग्न में बुध, द्वितीय भाव लगभग ठीक ठाक है। तो यहाँ पे गुरु और शनि का जो संबंध बना है, या शनि की राशि में जो गुरु बने हैं, वो व्यक्ति को सरकारी नौकरी में लेके जाते हैं और ऊंचे पद के तरफ लेके जाते हैं। कई बार डॉक्टरी वगैरह में भी व्यक्ति को सफल होते देखा जाता है। तो ये है अब आपकी यहाँ तक बात हो गई। भवन, भूमि, वाहन आदि के लिए कई बार हमें अपने जिस घर में रहते हैं, जिस कमरे में रहते हैं, उसकी सफाई की जिम्मेदारी आपको खुद से संभालनी चाहिए। यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, दाम्पत्य, प्रेम, इन सभी चीज़ों में कभी कभी परेशानी देखने को मिलेगी, और वो भी मंगल और शनि की दशा में। नौकरी और व्यापार दोनों में से व्यापार से ज़्यादा नौकरी के योग अच्छे हैं। नौकरी ही करना चाहिए, भले ही नीच के शनि बैठे हैं नौकरी वाले भाव में, पर फिर भी नौकरी इसलिए अच्छी है क्योंकि चतुर्थेश होकर के मंगल से दृष्ट हैं, द्वितीय भाव के स्वामी होकर के दशम स्थान को देख रहे हैं। इस वजह से नौकरी का योग ज़्यादा अच्छा रहेगा। नियमित दिनचर्या का पालन, बहुत ज़्यादा इमोशनल ना होना और सेंटिमेंटल नहीं होना, विश्वास किसी पे जल्दी ना करना, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। रिसर्च, कंसंट्रेशन और फोकस पे काम करने की आवश्यकता। इसके अतिरिक्त भाग्य बहुत अच्छा है। दाम्पत्य के आने के बाद और भी चीज़ें बढ़ेंगी और सुख संसार का मिलेगा। करियर में प्रोग्रेस है और आप कभी भी खाली और बेरोजगार नहीं बैठेंगे, ये 2 बार बोल चुका हूँ। जीवन में धन कमाएंगे और समाज को देंगे, ऐसा भी योग मंगल करा रहे हैं। जबकि ऋण में व्यक्ति कभी भी नहीं जाएगा। विदेशी कंपनी, विदेशी पढ़ाई, विदेशी शिक्षा और विदेशी भाषाएं जानने वाला होता है। इतनी सारी चीज़ें हैं। ये आपकी कुंडली का अष्टक वर्ग था। बाकी अगर मैं बाकी के अन्य वर्ग चार्ट पे अगर आपका ध्यान ले आऊँ तो सबसे पहले मैं होरा चक्र पे ध्यान लाऊंगा। शनि, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, मंगल, बुध, सूर्य, केतु और राहु, ये जो ग्रह बैठे हैं, ये आपको अपनी दशाओं में कई बार छोटे मोटे परेशानियों से बना करके और जोड़ करके रखेंगे। जबकि गुरु, चंद्रमा और शुक्र धनवान बनाएंगे और आपके जीवन में खुशियां भरने का काम करेंगे। भवन, भूमि, वाहन से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना हो तो आप शुक्र के साथ बुध और गुरु की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन दशाओं में आपको सांसारिक सुखों की वृद्धि होगी। माता और पिता के लिए शनि और सूर्य की दशा कष्ट देने वाली हो सकती है, जबकि माता पिता से उस तरीके का धन एक सामान्यतः मिल रहा है, पर बहुत ज़्यादा थोड़ा कम है। एक बात और भी कहूँगा, हमें हमारी दिनचर्या के कारण हमारे माता पिता हमसे नाराज़ और परेशान ना हो, इसका हमें ध्यान रखना होगा। हमारे गलत निर्णय से हमारे माता पिता परेशान ना हो, इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। संतान पक्ष इस कुंडली के लिए 100% बहुत अच्छा है। पूजा पाठ में मन लगेगा। व्यक्ति पूर्व काल में भी मंत्र जापक था, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, गुरु केंद्र में है, यशस्वी है, इसे मैं राष्ट्रपति योग कहता हूँ। विद्या अध्ययन इस कुंडली का 100% अच्छा है। आधुनिक शिक्षा, टेक्निकल चीज़ों को जानने वाला, जैसे कंप्यूटर हो जाए, भाषाएं हो जाए, तकनीक को समझ करके उससे धन कमाना हो जाए, इस कुंडली में 100% बहुत अच्छा है। सूर्य की दशा में हड्डियों की बीमारी होगी, शुक्र की दशा में पित्त की बीमारी होगी, गुरु की दशा में कफ की बीमारी होगी, और शनि की दशा में पैरों में जलन, पैरों में समस्या, एड़ी और घुटने में दर्द और वात के कारण कई बार गठिया और साइटिका अवस्था के हिसाब से होंगी। क्लियर है? इतनी सारी चीज़ें मैंने बताई आपको। अब मैं आपको और भी चीज़ें जो बहुत बेसिक हैं जिसको समझाना चाहूँगा। द्वितीय भाव में सूर्य और शुक्र बैठे हैं, जो विचारों को कंफ्यूज कर रहे हैं। उनके ऊपर पाप ग्रह की कोई दृष्टि तो नहीं है, न तो शनि का प्रभाव है। इस वजह से वो द्वितीय भाव में बैठे हैं, छोटे मोटे मारक प्रभाव देंगे। इसका अर्थ होगा कि जब जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में शुक्र और सूर्य बैठेंगे तो वो उतने मारक नहीं होंगे, पर हमें सावधान भी होना होगा, क्योंकि उस पर मंगल की दृष्टि है। इस वजह से कभी कभी वहाँ पे मंगल और शुक्र की दशा में कामोत्तेजक भावनाएं, गलत स्वप्न देखना, स्वप्न दोष में जाना और भावावेश में आकर के गलत लोगों से मैत्री कर जाना, इसके प्रभाव दिख रहे हैं। इसके साथ साथ अगर मैं और भी बात कहूँ तो हमें उस जगह पे विचार नहीं करना है जिसकी आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। छठे भाव में नीच के शनि कई बार भाव के आधार पर आपको आलसी बना रहे हैं। छठे भाव पे शनि और मंगल दोनों का प्रभाव है, इस वजह से व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होता है। इनकी दशाओं में कई बार संघर्ष थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आता है। लग्न के अधिपति का लाभ में बैठना महाधनी योग है। धन के अधिपति का चतुर्थ में बैठना
सुखकर सुखकारी धन योग कहेंगे। तृतीय भाव के स्वामी का छठे में बैठना दरिद्र दोष होता है, इस वजह से इनकी दशा में धन का लेन देन करने से बचना चाहिए। चतुर्थ स्थान के अधिपति का छठे में बैठना कुहू योग या घर्षण या कई बार पिता और माता से संघर्ष अपनी दशा काल में शनि। पंचम भाव के स्वामी का चतुर्थ में बैठना केंद्र त्रिकोण राजयोग होगा, यह अपनी दशा काल में लाभ धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति कराएंगे। छठवें भाव के स्वामी का एकादशवें भाव में बैठना केतु से दृष्ट रोगी, नेत्रों की समस्या और कई बार दारिद्र दोष। मतलब अगर मंगल एक्टिव होंगे और जब कभी उसमें शनि या केतु का अंतर आएगा तो लाभ को कमजोर करेंगे। सप्तम भाव के स्वामी का द्वितीय भाव में बैठना व्यापारिक योग दिखाता है, जो पति के साथ कभी कभी छोटे मोटे व्यापार भी व्यक्ति कर सकता है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और मैं छठे भाव तक था, जहाँ पे मैंने कहा था कि कई बार आलस्य की स्थिति होती है। यहाँ जो सप्तम भाव की स्थिति बनी है ये सौभाग्यशाली, बेहतर दिनचर्या और मजबूत इच्छा शक्ति के साथ साथ एक अच्छा दृष्टिकोण, कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई छल कपट नहीं है, मोह मात्सर्य नहीं है, किसी को देख करके कुंठा ऐसा कोई भाव नहीं है। मतलब ये बिल्कुल हृदय पटल साफ है। अष्टम भाव के स्वामी का लग्न में बैठना व्यक्ति को उस जगह पे दिमाग को ले जाने की स्थिति में लेके जाता है जहाँ व्यक्ति को जाना नहीं है, मतलब दिमाग में उलूल जुलूल बातें भी चलती रहती हैं। नवम भाव के स्वामी का उच्च का होना विवाह के बाद आभूषण, भवन, भूमि, वाहन और एक बेहतर दाम्पत्य का इशारा। राहु के दोषों का समन बुधदेव कर रहे हैं, इस वजह से वहाँ राहु खराब बिल्कुल भी नहीं है। दशम स्थान के अधिपति का द्वितीय भाव में जाना बहुत उत्तम है। एकादशवें भाव के स्वामी का लग्न में आना और लग्न के अधिपति का एकादशवें में जाना निश्चित रूप से व्यक्ति अपने इच्छाओं की पूर्ति करने वाला होगा। शुभ अंक आपकी कुंडली के लिए 6 और 9 रहेंगे। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है पूरब दिशा में, विवाह उत्तर दिशा की तरफ हो। इसके साथ जन्म कुंडली में पंचम भाव पे मंगल का प्रभाव है और राहु का प्रभाव है, इस वजह से जब विवाह के बाद संतान हो तो हमें उसके साथ प्रेम से पेश आना होगा। सर्वाधिक अंशों के साथ आपकी कुंडली में जो ग्रह बैठा है वो बैठे हैं 28 अंश के साथ शुक्रदेव, जो आपकी कुंडली के मारक होते हैं। द्वितीय नंबर पे अमात्य कारक ग्रह के साथ आपकी कुंडली में गुरुदेव और तीसरे नंबर पे 24 अंश के साथ बुधदेव। इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली का जो आत्मकारक ग्रह है वो कुंडली के 12वें भाव और सप्तम भाव के स्वामी होकर के शुक्रदेव हैं। और शुक्र, बुध, गुरु और चंद्रमा को मारक दोष थोड़ा कम लगता है। शुक्र मारक होते हैं, मंगल से दृष्ट हैं, इस वजह से मंगल और शुक्र की दशा मारक होगी, पर फिर भी जैसे चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो चंद्रमा यहाँ मारक कम होंगे। चंद्रमा को सबसे कम मारक दोष लगता है, बस वो बीमार ज़्यादा करते हैं। तो क्या बात मैं कर रहा था कि भूल गया। शुक्रदेव जो हैं द्वितीय भाव में बैठे हैं, वो मारक हो रहे थे। हाँ, आत्मकारक पे चर्चा हो रही थी। शुक्रदेव आत्मकारक थे और वर्गोत्तम है, तो जन्म कुंडली का मारके से ही आत्मकारक हुआ और वर्गोत्तम भी हो गया। इस वजह से इस कुंडली के लिए शुक्रदेव मारक होते हैं, पर मजबूत मारक नहीं होंगे। सिर्फ एक अंतरदशा जो चलेगी मंगल वाली, उसमें मारक होंगे, बाकी वैसे होंगे नहीं। और उसके बाद वो आपकी कुंडली के आत्मकारक और वर्गोत्तम होने से यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान और बहुत सारे सुखों को देने वाले होंगे। मतलब शुक्रदेव इस कुंडली में ठीक है। और उसके बाद देवगुरु बृहस्पति, तो देवगुरु बृहस्पति भी अपनी दशा काल में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा देंगे ही देंगे। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य धनु राशि में, नवांश कुंडली में सिंह राशि में यश प्रतिष्ठा ये देंगे। चंद्रमा वृष राशि में, चंद्रमा यहाँ मकर राशि में, मतलब ये भी अपने ग्रह से पंचम भाव की यात्रा कर रहे हैं, नवम पंचम का, यहाँ भी बहुत अच्छी दशा जाएगी। मंगल कन्या राशि में, और यहाँ मंगल जो बैठे हैं वो जा रहे हैं कहाँ, सिंह राशि में, व्यय का जा रहे हैं, इस वजह से मंगल की दशा कभी कभी व्यय ज़्यादा दे सकती है। बुधदेव जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि में, यहाँ जा रहे हैं कुंभ राशि में, तो इनकी दशा काल में कई बार व्यक्ति संपत्ति इकट्ठा करने के बारे में विचार करेगा। देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में कुंभ राशि में, और यहाँ जा रहे हैं वो मिथुन राशि में। इसका अर्थ है कि वो भी प्रतिष्ठापन्न व्यक्ति को बनाएंगे। शुक्र वर्गोत्तम है, इस वजह से बहुत अच्छा, वर्गोत्तमो तत् स्वनवान सकास्तु, वर्गोत्तम है और इस वजह से बलवान हो जाएंगे। शनिदेव मेष राशि में बैठे हैं और यहाँ आ रहे हैं वो मेष राशि में। इसका अर्थ है कि नीच के हैं लेकिन ये भी वर्गोत्तम है। तो दो ग्रह जन्म कुंडली में प्रत्यक्षतः आपको वर्गोत्तम दिख गए। इसका अर्थ होगा कि शुक्र और शनि जो वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं, ये दोनों ही वर्गोत्तम है और बलवान है, जिसमें शुक्र अच्छा परिणाम कर रहे हैं जबकि शनिदेव कमजोर परिणाम करते हुए नजर आ रहे हैं। वार के हिसाब से आपकी कुंडली में गुरुवार और मंगलवार बहुत अच्छा रहेगा।
नक्षत्र आप जिसमें दान कर सकते हैं वो कृतिका है, उत्तराषाढ़ा, अनुराधा और अश्विनी नक्षत्र, आर्द्रा और भरणी के साथ रेवती, ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए अच्छे रहेंगे। इतनी सारी चीज़ें हैं। कोई भी शुभ कार्य करना हो आप चंद्रमा, गुरु और मंगल की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। संतान से संबंधित अगर कोई निर्णय लेना हो तो सावधानी मंगल और राहु की दशा में रखिएगा। स्थान परिवर्तन करना हो, जगह बदलना हो, नौकरी बदलनी हो तो आप राहु, केतु और बुध के साथ शनि की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।